स्क्रीन आ रही है? ओके, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? जो गैस पार्टिकल्स हैं, दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, they collide with each other and with the walls of the container, and when they collide with the walls of the container they exert a force, and that force constitutes a pressure of a gas. सही है? पार्टिकल जब टकराएगा, भाई कोई भी चीज है, मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगेगी वो एक प्रेशर है। अच्छा, अब हमें देखो, अब फॉर एग्जांपल आप बैठे हो, तो आप क्या ये कह सकते हो कि अगर एयर पार्टिकल वाकई टकरा रहे हैं हमसे और फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें प्रेशर फील क्यों नहीं हो रहा? हमें हम पे प्रेशर लग रहा है, हम हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। सही है, हम लोगों को फील इसलिए वो नहीं हो रहा, लग जरूर रहा है, क्योंकि हमारा एक इंटरनल प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो वो काउंटर बैलेंस हुआ हुआ है। जैसे हम लोग स्पेस में जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, स्पेस में तुम लोगों ने देखा है वो सूट्स पहनाते हैं। अब वो सूट पहने बगैर आप जो है वो स्पेस में नहीं रह सकते हो। या तो आप अपने शटल के अंदर हो जहाँ पे प्रेशर मेंटेन होता है, अगर आप शटल से बाहर जाओगे तो वहां पे वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब एयर नहीं है, एयर नहीं है तो मतलब वहां पे एयर प्रेशर भी नहीं है। तो होता क्या है, उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को तो नहीं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो जानवरों पे किया है कि अगर उनको वैक्यूम में बगैर स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो क्या होता है, जो ब्लड है वो हमारे नाक से और कानों से बाहर आ जाता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, जहाँ से ओपनिंग्स है ना, जैसे हमारी नोज है, हमारा माउथ है, हमारे एयर्स हैं, तो वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ होल्ड हुआ हुआ है। वो ब्लड का प्रेशर अच्छा खासा है, वो प्रेशर होल्ड हुआ हुआ है एयर प्रेशर की वजह से जो हमारे सराउंडिंग में लग रहा है। अगर हम लोग यही वैक्यूम में चले जाते हैं तो हमारा इंटरनल प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो ब्लड बाहर आ जाएगा, ठीक है, नैरो कैपिलरीज से। अगर जिन लोगों के पास बायोलॉजी है तो उनको पता है, जो हमारी एक्सपोज्ड कैपिलरीज है जहाँ पे स्किन नहीं है, जो नोज में, ईयर्स में, आईज में, तो वो आंखों से, कानों से, मुंह से खून आना शुरू हो जाएगा। तो ये गारंटी है, बता मतलब ये एक प्रूफ है कि हमारे सराउंडिंग में एयर है, वो हम पे एयर प्रेशर लगा रही है। सही है? तो प्रेशर इज एक्सर्टेड, आगे इसमें क्या लिखोगे? प्रेशर इज एक्सर्टेड बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ एयर आर इन continuous motion, they collide and exert a force, ठीक है, which constitutes a pressure. सिंपल। हाँ देखो, when the air particles collide with the walls of the container, because every action has equal and opposite reaction, तो रिएक्शन बिल्कुल मिलता है, न्यूटन थर्ड लॉ। सही है, लेकिन जब पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, उन्होंने फोर्स तो लगा दी ना, तो प्रेशर तो आ गया। हाँ, अब पार्टिकल्स कोलाइड करके वहीं पे चिपका नहीं रहेगा वॉल के साथ, बल्कि वो बाउंस बैक करेगा क्योंकि उसको रिएक्शन फोर्स मिली है, और इस तरह वो कोलाइड करता रहेगा। अच्छा, किसी ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि पार्टिकल जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं। भाई अगर आप कोई बॉल लो, बॉल उठा के दीवार पे मारो तो बाउंस बैक करके वापस आएगी क्या? सारी की सारी एनर्जी हमेशा रिकवर्ड रहेगी? मतलब दो वॉल्स के बीच में अगर मैं बॉल मारता हूँ तो क्या बॉल जो है वो एक बॉल वॉल से दूसरी वॉल के बीच में टकराती घूमती रहेगी हमेशा के लिए? मतलब ये यहाँ पे टकराई, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ गई, ऐसा तो नहीं होता। इसकी एनर्जी खत्म होती है, हार्डली एक बार गई, दूसरी बार और तीसरी बार नीचे गिर जाएगी। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, ये हमेशा के लिए यूं करते रहते हैं, टकराते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं। तो क्या इनकी एनर्जी खत्म नहीं होती है? इसका सिंपल आंसर ये है कि इनकी एनर्जी खत्म नहीं होती है, दे आर नो लॉसेस।
नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में हम कहते हैं देयर आर नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। रियल लाइफ में वो लॉसेस होते हैं, लेकिन वो इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि हमें फील ही नहीं होता। हमें फील पता है कब होता है? जैसे हमारी इतनी गाड़ी का जो टायर होता है उसमें हम लोग प्रेशर फिल कराते हैं, तो वो कितने टाइम बाद जाके जो है वो प्रेशर कम होता है। उसका रीजन यही होता है कि कुछ पार्टिकल्स या तो लीक कर जाते हैं या कुछ पार्टिकल्स जो है अपनी एनर्जी लूज कर जाते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं ना, उनको दोबारा मिल जाती है। जब कार टायर चलता है, वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं, फ्रिक्शन होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो दोबारा एनर्जी मिल जाती है। तो हम लोग अजम्पशन ये ले रहे होते हैं कि देयर आर नो लॉसेस ऑफ एनर्जी। असल में रियल में लॉसेस ऑफ एनर्जी इन पार्टिकल्स के लिए इतने कम होते हैं कि हम सेफली कह सकते हैं कि भाई कोई लॉस ही नहीं है। बहरहाल हम उस डिटेल में नहीं जा रहे। हम लोगों को 3 पॉइंट्स अब तक याद करने हैं कि पार्टिकल ऑफ अ गैस आर इन कांस्टेंट मोशन एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। Point 2 is the gas is mostly empty space. Point 3 is pressure is exerted because particles of air are in continuous motion and they collide and exert a force which constitutes a pressure. ठीक है, अगर पॉइंट 3 याद करने के लिए आपने पता है क्या याद करना है? ऐसे आप प्रेशर इज एक्सर्टेड याद करो और पॉइंट 1 इसके आगे लिख दो अगर एक्सप्लेनेशन मांगता है। दैट्स इट। अगर किसी एमसीक्यूज में वो बोलता है कि व्हाई एयर एक्सर्ट्स अ प्रेशर, तो आप पॉइंट 1 लिख दोगे उसकी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो पॉइंट 3 एंड 1 आर इंटर रिलेटेड। ये जो मैंने लिखा है, या आप ना भी लिखो, ये मैंने वही लिखा है रिफ्रेश करके पॉइंट 1 को, तो आप उठा के यहाँ पे पॉइंट 1 भी लिख सकते हो। अच्छा, पॉइंट 4 इज पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ईच अदर, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने वाटर की बात की, वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड में जब आइस था वो, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, वो हमने ब्रेक करी तो वो लिक्विड बना, वो फर्दर ब्रेक करी तो गैस बना। जब वो गैस बन गया वाटर, मतलब पार्टिकल्स इतनी दूर दूर हो गए कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही खत्म हो गई हैं। तो गैसेस के लिए हम लोग ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं, खत्म हो गई हैं। जब भी तो पार्टिकल एक दूसरे के पास से गुजर तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ चिपक के नहीं बैठेंगे। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती तो एक दूसरे के साथ रुक जाते और बैठ जाते एक दूसरे के साथ, ऐसा नहीं होगा। तो पार्टिकल्स ऑफ गैस आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ईच अदर। या ये पूरी लाइन लिखो, या सिर्फ इतनी सी बात लिख दो, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, तो पॉइंट 4 आप इतना सा भी लिख सकते हो सिर्फ। लेकिन अगर सिर्फ ये लिख दे नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो बात समझ नहीं आ रही होती है, इसलिए समझाने के लिए ये पीछे बात लिखी है। अच्छा, पॉइंट 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये कहता है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी भी गैस का, तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स हैं उनके पास, वो मूव कर रहे हैं ना, उनके पास एनर्जी है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो मूव कर रहे हैं। और ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है उसका हमने क्या नाम दिया हुआ है, जो फिजिक्स में हम एनर्जी पढ़ते हैं, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब है? कि पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। फॉर्मूला वॉर्मूला यूज नहीं होगा यहाँ पे, ऐसी रिलेट कर रहा था जो चीज पड़ी हुई है। आपने बस ये याद रखना है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगा, मतलब कोई चीज अगर ज्यादा स्पीड में मूव करते हुए आपसे टकराती है तो ज्यादा फोर्स लगाती है ना, तो ज्यादा फोर्स लगाएगी तो ज्यादा प्रेशर लगाएगी। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ पार्टिकल, या इसको ये भी कह सकते हो इंक्रीजेस प्रेशर। मतलब सर ये टेम्परेचर पॉइंट इंक्रीज थ्री करने समझ से। में नहीं आया। कौन सा वाला? पॉइंट थ्री समझ में नहीं आया, प्रेशर इज। अच्छा, पॉइंट 3 पे ही हो तुम अभी तक? लैग कर रहे हो या अभी? अरे नहीं, पूरा हो गया है, लेकिन अब ये। अच्छा सही है, पॉइंट 5 खत्म करने दो फिर पॉइंट 3 पे आते हैं। तो हाँ सही इंक्रीजिंग है। टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर या स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ तक पॉइंट 5 तक समझ आ गया सबको, पॉइंट 3 के अलावा? अगर पॉइंट 1 और 2 में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, ताकि हम 1 और 2 पहले डिस्कस करें फिर 3 पे आएंगे। पॉइंट 2 में प्रॉब्लम है। पॉइंट 2 ये कहता है कि गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो तुम्हारे रूम में जो गैस है ना, जो एयर है,
वो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रूम में अगर मैंने कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे टेबल रखी हुई है, तो तुम टेबल के बीच में नहीं जा सकते क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है कि तुम बीच में जाके बैठ जाओ। लेकिन तुम्हारे रूम में तुम सारा फर्नीचर निकाल दो ना, तो भी पूरी गैस भरी हुई है, लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग इतनी ज्यादा है कि तुम उसमें आराम से घूम सकते हो, स्पेसेस है बीच में। तो बस सिंपल ये पॉइंट ये कहते थे, गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मतलब ऐसा लगता है कि वो खाली है क्योंकि वो चीजें इतनी दूर दूर होती हैं। सही है, एक बड़े से रूम में तुम चार छोटी छोटी चीजें एक दूसरे से दूर दूर रख दो तो तुम्हें क्या लगेगा, रूम खाली है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है। गैस में भी यही होता है। सही, क्लियर है पॉइंट 2? आगे बढ़े पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझो कि हमारे पास अगर कोई गैस है किसी कंटेनर में, कंटेनर मतलब किसी चीज में मैंने रखा हुआ है, उसको सील बंद किए हुए हर जगह से, वरना वो निकल जाती है गैस, तुम्हें पता है। तो गैस पार्टिकल जो होंगे ना इसमें, वो मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। जब वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तो वो टकरा भी रहे होंगे एक दूसरे से। और जो वॉल्स हैं, जैसे ये हमारी जो राइट वाली वॉल है, तो एक गैस पार्टिकल ये जो मैं ग्रीन में दिखा रहा हूँ, ये गया इस वॉल से टकराया। ठीक है, जब ये इससे टकराएगा तो कोई भी चीज जब किसी चीज से टकराती है तो वो फोर्स लगाती है ना। सही है, और जब वो फोर्स लगाती है तो हम एक्चुअली कहते हैं कि प्रेशर लग रहा है। प्रेशर क्या होता है, अगर फिजिक्स का फॉर्मूला रिकॉल करो तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो कोई भी चीज अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब वो प्रेशर बन रहा है। तो गैस का जो प्रेशर होता है ना, अब बैलून है, बैलून अगर आप जब फिल करते हो तो एक सिलेंडर से आप गैस का प्रेशर बनाते हो और उसमें फिल करते हो। ठीक है, वो बैलून जो है वो इन्फ्लेट क्यों होता है, वो इन्फ्लेट इसलिए होता है कि इसके अंदर जब आपने गैस डाली है, एयर डाली है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो टकराते हैं इस पे जाके। जब वो टकराते हैं, जो बैलून की जो वॉल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। अब वो उस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब ये फोर्स लगा रहे हैं तो बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है इन्फ्लेट होने की, वो फैल सकता है। तो तो लेकिन एक दो खाने में फट भी जाता है फिर। हाँ, अब उसकी कैपेबिलिटी को अगर आप क्या कहते हैं, लिहाज नहीं करोगे उसकी स्ट्रेंथ का, तो एक वक्त आएगा वो फट जाएगा। मेरा पॉइंट ये है कि वो एक्सपेंड क्यों हो रहा है, फैल क्यों रहा है। वो इसलिए फैल रहा है कि क्योंकि जो उसमें आप एयर डाल रहे हो ना, वो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो जंगलियों की तरह जो है वो इस पे टकरा रहे हैं आगे, और इस पे टकरा रहे हैं तो उस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इन्फ्लेट हो रहा है। सही है, एक क्लियर कट प्रूफ है तुम्हारे पास, तुम्हें दिख तो नहीं रहे ना एयर पार्टिकल्स के वो कर क्या रहे हैं, लेकिन उनका इफेक्ट दिख रहा है। सही है, उनका इफेक्ट कैसे दिख रहा है कि आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यार वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और वो जाके इनकी वॉल्स पे टकरा रहे हैं और प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से फैल रहा है, वरना इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे फैल गया। सही है, अब बैलून जो होता है वो हमारे पास उसका जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो इन्फ्लेट कर सकता है। अगर उसी पंप से, जिस पंप से मैं बैलून भर रहा हूँ ना, या अगर मैं फूक मार के उसको बैलून को भर रहा हूँ, उसी पंप से या मुंह लगा के मैं किसी मेटल या किसी कोई ऐसा मेरे पास कंटेनर हो उसमें फूक मारूं कि ये फैलना शुरू हो जाए, वो नहीं फैलेगा क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है इन्फ्लेट करने की। ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक की बोतल लूँ उसमें वो फूक मारता रहूँ, प्रेशर लगा के या पंप लगा के करता रहूँ, तो वो इन्फ्लेट नहीं कर सकता क्योंकि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन बैलून जो है उसकी प्रॉपर्टी है। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, जब प्लास्टिक की बोतल है आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो बोतल फट जाएगी। तो फटना क्या है, फटना ये है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं उन्होंने उस वॉल्स पे प्रेशर लगाया, और वो जो वॉल्स थी वो इन्फ्लेट नहीं हो सकती थी तो वो ब्रेक हो गई। अच्छा, एयर पार्टिकल्स हमें पता कैसे चलते हैं कि वो कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में, उसका एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे प्रूव है ना एयर पार्टिकल्स के। हमारे पास जो सिलेबस में जो क्या कहते हैं वो है कि हाउ टू प्रूफ दैट पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, वो एक्सपेरिमेंट है ब्राउनियन मोशन। ठीक है,
ये मुझे तुम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ाना है, लेकिन सुन लो यहाँ पे ब्राउनियन ने क्या करा। ब्राउनियन ने एक ग्लास बॉक्स लिया, इस ग्लास बॉक्स के अंदर उसने क्या किया, अब क्योंकि ग्लास बॉक्स है तो इसके अंदर वो तो होगी, अपनी एयर तो होगी, एयर तो हर जगह पे होती है। इसने एक काम ये किया, एक लिड रखी, वो भी ग्लास की। लिड ग्लास की रखने का क्या मतलब है कि ऊपर से मुझे दिखता रहे कि अंदर अगर कुछ हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, ये मैं तुम लोगों को इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा, उस पर भी डाल दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, इस ग्लास बॉक्स पे मैंने लिड रख दी। कैट अच्छा, देख रही है, मैं देख रही हूँ। अब बैठ देखे जा माइक रही है। बंद कर दो अपना, हमजा माइक बंद कर दो अपना। सही है, उसने अंदर इसने क्या करा, कुछ स्मोक अंदर डाल दिया उसने। स्मोक समझते हो, जैसे धुआं जो होता है, धुआं मतलब कोई कोई चीज, कागज जल रहा होता है, उसका जो धुआं निकल रहा था, वो उसने धुआं अंदर डाल दिया। अब जब उसने स्मोक अंदर डाला तो उसने देखा जो स्मोक पार्टिकल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली हैपहैजर्डली यूं करके मूव कर रहे थे। तो उसने बोला यार ये जो स्मोक है वो पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जब मैंने अंदर डाला है तो ये जो है वो सेटल डाउन कर जाए, नीचे बैठ जाए, ये हैपहैजर्डली क्यों मूव कर रहे हैं। ये हैपहैजर्डली इस वजह से मूव कर रहे होते हैं क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे होते हैं उस पे, मतलब प्रेशर लगा रहे होते हैं स्मोक पार्टिकल्स पे। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विद ईच अदर, दैट ब्राउनियन मोशन। इससे हम उसको प्रूव करते हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी ना ये पेंडिंग है हमारा, ये हम लोग आगे हम लोगों को देखना है। फिलहाल हम लोग को ब्राउनियन मोशन पे नहीं जाना था। देखो, अपना काम अब सिंपल बनाओ, चीज समझ जो आ गई है उसको लेते हुए अपना काम सिंपल बनाओ। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला है फिजिक्स का, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा। अगर आपको नहीं याद कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझ इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 पॉइंट्स याद करने हैं। 5 पॉइंट्स क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर इन कांस्टेंट मोशन। मैं तुम लोगों को जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस तुम लोगों ने वो चीजें याद करनी है। क्या है, पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, द गैस इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, गैस प्रेशर इज एक्सर्टेड इन गैस। ठीक है, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन गैस। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर। जो हाईलाइट किया हुआ है वो तो याद कर लोगे ना। सही है, आज की क्लास हम यही एंड कर रहे हैं। आप लोगों का कल तक की क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना सा होमवर्क है कि इस पेज नंबर 3 तक, वैसे तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा का पूरा हैंड आउट पढ़ लो, तुम लोगों के लिए बच्चों वाली चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेड 4, 5, 6 में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं साइंस पढ़ते वक्त। इसका अपना क्या कहते हैं, अपना हैंड आउट में पेज 3 तक ये पढ़ लो, और ये जो पोस्टुलेट्स है ना ये याद कर लो। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो मैंने समराइज करके दिए हैं। प्रेशर वाला फॉर्मूला इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि पार्टिकल जब कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स तो समझते हो ना क्या होती है। ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर लगता है, दैट्स इट। अभी आगे फिजिक्स पढ़ोगे उसमें प्रेशर के चैप्टर में ये पढ़ लोगे, क्लियर हो जाएगी बात। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि तुम लोगों ने गूगल क्लासरूम पे इसमें जो आपकी सेकंड वाली वीडियो है ना, ये दोबारा देख लेना। और अगर हैंडआउट पूरा पढ़ते हो खुद से तो ये तीनों वीडियोस देख लेना। ठीक है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सबसे इजी चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर तक ओ लेवल केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर था, मतलब सबसे बेकार चैप्टर है, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हाँ, क्वेश्चन जरूर करेंगे, इसके क्वेश्चन इसलिए करेंगे ताकि अब इजी चैप्टर है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो हम सही करके आए ना हर हाल में, बोनस मार्क्स है। सही है, किसी का कोई क्वेश्चन? यार पास पेपर्स जो है वो आपके 3 बुक्स होंगी उसमें,
में एक सेट में 2500 की हैं तीनों बुक्स, मेक श्योर के वो आप 3 बुक्स लो, और उसमें एक पेपर 1 की होगी जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, सारे टॉपिक्स के टॉपिकल हैं। सेकंड जो होगी आपकी पेपर 2 की 2 बुक्स होंगी, ठीक है। पेपर 2 की जो 2 बुक्स हैं उसमें आधे आधे टॉपिक्स हैं, मतलब कहने का क्या, आधे टॉपिक एक बुक में और आधे टॉपिक दूसरी बुक में। अच्छा, दूसरी बात, रोफ पेपर भी यूज कर सकते हो। देखो रोफ पेपर में इशू ये है कि रोफ पेपर में ईयरली तो सही है, अगर आपने ईयरली करना है सारे पास पेपर्स, जैसे जो अक्टूबर नवंबर वाले हैं वो यूजुअली इस वक्त ईयरली पे फोकस कर रहे हैं, तो आप रोफ पेपर खोल के कर सकते हो। लेकिन रोफ पेपर में अगर आप टॉपिकल बनाते हो सोल्यूशन अपना, तो उसके जो क्वेश्चन बैंक आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है, ठीक है। अगर जो हम लोगों ने टॉपिकल बनाया है उसमें मैंने एक चैप्टर के अगर 100 एमसीक्यूज डाले, तो वो हार्डली जो है वो सिर्फ 20 एमसीक्यूज दे रहा है, और वो रिसेंट ईयर से दे रहा है या बहुत पुराने ईयर से दे रहा है, ठीक है। जो टॉपिकल है पास पेपर, जो मेरे वाले पास पेपर्स रखे हुए हैं उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कि मतलब ये क्वेश्चंस कर लिया तो उसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस और हैं वो भी डाले हुए हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि यार ये एग्जाम में आता किस तरह से, और वो क्वेश्चन सारे कर लोगे तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे। यार ये कैंपस पे अवेलेबल है, जब भी लेना चाहो ले लो, तब तक क्या मतलब, आंसर की है, जरूरत में आंसर की है, ठीक है। अच्छा, जो पेपर 2 के पास पेपर्स है ना, उसमें जो स्पेसेस दिए हुए हैं वो वैसे ही दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में आता है, मतलब जितना स्पेस एग्जाम में वो देता है हर क्वेश्चन के लिए उतना ही दिया हुआ है। तो पहले फिलहाल आप जब जब फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे ना उसका, तो आई वुड रिकमेंड कि वो पेंसिल से करो, ठीक है। जब आप दूसरा अटेम्प्ट कर रहे होगे या लास्ट अटेम्प्ट कर रहे होगे वो पेन से कर लेना। अगर आप अभी से पेन से कर दोगे सारा, तो बाद में फिर आपको और दोबारा पास पेपर देने पड़ेंगे, तो आप पहले पेंसिल से करना उसको। अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट करा और आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मैं एग्जाम से पहले एक बार और अटेम्प्ट करूंगा उनको, तो फिर आप पेन से करना, वरना इनिशियली वो पेंसिल से करना पास पेपर। एनीथिंग एल्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, तीनों बुक्स जो है ना उसमें उसकी टोटल प्राइस है तीनों की मिला के। आपका उन्होंने एक सेट बनाया हुआ होगा, हर स्टूडेंट को 3 बुक्स मिलेंगी, सही है। उस पूरे सेट की प्राइस 2500 है, अलग अलग बुक्स की नहीं है, ठीक है। हर स्टूडेंट ने 3 बुक्स लेनी है हर हाल में। पेपर 1 की एक बुक है, पेपर 2 की 2 बुक्स हैं। पेपर 1 इज एमसीक्यूज, और 2 बुक्स जो है ना वो पेपर 2 की हैं, इसकी 2 बुक्स हैं। 2 बुक्स इसलिए हैं क्योंकि अगर एक ही बुक में बनाते तो बहुत हैवी हो जाती है, जब कैंपसेस पे आते हो ना तो वो कैरी करना इशू होता है। सेपरेट करके क्यों लोगे? क्योंकि हम लोग साथ पेपर 1 भी कर रहे हैं, पेपर 2 भी कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है सेपरेट करके लोगे तो। जब पेपर 2 के क्वेश्चंस करने हैं तो फिर क्या करोगे? एटीपी एंड में करेंगे, एटीपी की फिर एंड में बुक्स मिलेंगी। और एटीपी जो है हम लोग आफ्टर मई जून के लिए बोल रहा हूँ, आफ्टर 2.5 मंथ्स हम लोग एटीपी पे आ जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो एटीपी में आते हैं पहले हमें वो पढ़ना है। ये क्लास एंड करें फिर? ओके।